हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। माय नेम इज़ आयुषी जैन एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डैक्स के बारे में। गाइस, डैक्स स्टैंड्स फॉर डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस, जो कि आपके पावर बीआई या एक्सेल में भी काम आता है। इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे हम पावर बीआई के अंदर डैक्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम कैलकुलेटेड मेजर्स, कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं डैक्स के अंदर। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। ऑल्सो, अगर आप बनना चाहते हैं एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और सीखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स, तो आप अभी दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे हर बैच के साथ आपको मिलती है 2 डेमो क्लासेस फॉर फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी तक की इस पार्ट से हम एक नया मॉड्यूल पे वर्क करने वाले हैं, दैट इज डैक्स। डैक्स क्या होता है पावर बीआई के अंदर, ये हम समझेंगे आज के सेशन के अंदर एंड कहाँ हम इसे यूज करते हैं। तो अगर आपने डैक्स का नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ कि डैक्स का मतलब यहाँ पे होता है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। ये एक फॉर्मूला लैंग्वेज होती है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के और प्रोडक्ट्स के अंदर भी यूज की जाती है। इसकी हेल्प से आप अलग अलग कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली इसके अंदर अलग अलग फंक्शंस, ऑपरेटर्स होते हैं जिससे आप नए कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं, मेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स क्या होते हैं, ये आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम ब्रीफली कवर करेंगे। फिलहाल के लिए समझते हैं कि जैसे अमेजॉन है, आपने अमेजॉन से एक साल के अंदर 5 प्रोडक्ट्स बाय करें, सबकी आपके पास ऑर्डर आईडीज हैं, आपकी एक कस्टमर आईडी भी उनके पास होगी। अब अगर आपको आपके एनालिसिस के अंदर एक ऐसा डेटा निकालना है कि टोटल आपने कितना स्पेंड किया है एक साल के अंदर, तो एक कैलकुलेटेड कॉलम आपके नाम के आगे, आपकी कस्टमर आईडी के आगे क्रिएट हो जाएगा, जिसमें अभी तक के जितने भी आपके ऑर्डर्स हैं उन सब के प्राइस ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से हम कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। अब ये डायनामिक हो सकते हैं, डायनामिक हमारे मेजर्स होते हैं एंड देन कैलकुलेटेड कॉलम स्टैटिक हमारी वैल्यूज होती हैं। तो ब्रीफली इनके अंदर आगे जाएंगे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझते हैं कि विद द हेल्प ऑफ डैक्स आप नए कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को एग्रीगेट कर सकते हैं, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, अलग अलग फंक्शंस, ऑपरेशंस हम उसके ऊपर लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करूंगी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ऐसी क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। अगर मैं आपको इनको छोटे छोटे पॉइंट्स में यहाँ पे एनलिस्ट करूँ तो व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन डू विद डैक्स, वो यहाँ पर है कि आप कैलकुलेट कर सकते हो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज एंड मेजर्स, क्रिएशन ऑफ कस्टम एग्रीगेशन। एग्रीगेशंस का मतलब यहाँ पे हुआ कि अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जिसमें रिलेटेड वैल्यूज हैं और उसका आपको एक बंडल क्रिएट करना है, एक होल लेना है, एक मास लेना है, तो उसके लिए हम एग्रीगेशंस का यूज करते हैं। आप इसकी हेल्प से डायनामिक ग्रुपिंग कर सकते हैं, इसके टाइम इंटेलिजेंस कैलकुलेशंस को आप यूज कर सकते हैं। डेटा मॉडलिंग एंड रिलेशनशिप मॉडलिंग में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। सो अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो नए कैलकुलेटेड कॉलम्स जिसमें आपके पास नई कैलकुलेशंस हो, नए ऑपरेटर्स, फंक्शंस का यूज करते हुए डैक्स के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनका हम डायनामिकली या स्टैटिकली काफ़ी अच्छे से यूज़ करके डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही जानने वाले हैं कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास डैक्स के फंक्शंस होते हैं। सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। माय नेम इज आयुषी जैन एंड इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट एक्सप्रेशंस दैट आर देयर इन डैक्स। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जैसे कि एक्सप्रेशंस के बारे में, कौन कौन से हमारे पास डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस होते हैं। अगर आपने इनके बारे में पहले भी सुना है तो आपने मेजरली 2 चीज़ों का सुना होगा कि कैलकुलेटेड कॉलम्स होते हैं एंड मेजर्स होते हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे एक्सप्रेशंस हमारे पास डैक्स के अंदर होते हैं। कि कौन कौन से एक्सप्रेशंस होते हैं देखते हैं। सबसे पहला होता है कैलकुलेटेड कॉलम। कैलकुलेटेड कॉलम हमारे पास इस तरह से क्रिएट होता है कि जब भी हम डेटा मॉडलिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है मेजर्स। मेजर्स हम डायनामिकली क्रिएट कर सकते हैं, इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज आती है, जैसे कि सम आ गया, एवरेज आ गया। अगर आपके पास डेटा है जिसका आपको चीज़ों का सम निकालना है, जैसे कि आपके ऑर्डर काउंट्स हो गए, क्वांटिटीज हो गई, प्राइसेस हो गए, ऐसी चीज़ों का आपको सम निकालना है, एवरेज निकालना है, तो उसके लिए हम मेजर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है टाइम इंटेलिजेंस एक्सप्रेशन, जिसका टाइम पीरियड के ऊपर यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट आता है टेक्स्ट फंक्शंस। टेक्स्ट फंक्शंस का यूज, जिस तरह से हमारे पास टेक्स्ट होते हैं तो उनका यूज हम कॉन्कैटिनेट करने के लिए कर सकते हैं। कोई भी आपको चीजें ज्वाइन करनी है, स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना है, मतलब टेक्स्ट को ज्वाइन करना है, उन चीजों के लिए हम टेक्स्ट फंक्शंस का यूज करते हैं। उसके बाद है हमारे पास इन्फॉर्मेशन फंक्शन। इन्फॉर्मेशन फंक्शन जैसे कि नाम ही खुद यहाँ पे बता रहा है कि इसके अंदर हम डेटा टाइप्स को हैंडल करते हैं, एरर्स को हैंडल करते हैं, तो ये हमारे इन्फॉर्मेशन फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है फिल्टर फंक्शंस। फिल्टर फंक्शंस के अंदर हमारे पास बेस्ड ऑन पर्टिकुलर कंडीशंस यहाँ पे फिल्टर फंक्शंस वर्क करते हैं, जैसे कि सम एफ हो गया, ये काउंट एफ हो गया, यानी कि सम निकालना है इफ व्हाटएवर इज द कंडीशन, काउंट निकालना है इफ व्हाटएवर इज द गिवन कंडीशन।
तो फिल्टर फंक्शंस हमारे यहाँ पे कंडीशंस के ऊपर वर्क करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिस्टिकल फंक्शन। स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हमारे स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज आता है, जैसे कि आपको एवरेज निकालना है, वेरिएंस निकालना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस का यूज करते हैं। मूविंग अहेड अब हम बात करते हैं कि काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं बिटवीन मेजर्स एंड कॉलम्स, कि मेजर्स एंड कॉलम्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो गाइस, कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे प्रोसेस एंड हाउ दे स्टोर डेटा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कॉलम्स की बात करूँ, कैलकुलेटेड कॉलम्स की अगर हम बात करें, तो जैसा मैंने आपको बताया कि डेटा मॉडल के अंदर इसका यूज किया जाता है, एक नया कॉलम क्रिएट करता जाता है। अब आपने कोई नया डेटा अगर आपके डेटा मॉडल के अंदर ऐड कराया है, तो ये कॉलम और बढ़ता जाएगा और ऑल्सो ये आपकी मेमोरी में भी ऐड होता जाता है। वहीं एट द सेम टाइम मेजर्स आपके डायनामिकली वर्क करते हैं, यानी कि जब आप डैशबोर्ड पे काम कर रहे हैं या डायरेक्टली ऐसे भी आपको मेजर्स निकालने हैं, आप ऐसे भी मेजर्स निकाल सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली आपका टोटल जो भी आपकी कॉलम है उसका सम निकलता है, उसका एवरेज निकलता है, कुछ इस तरह के फंक्शंस निकलते हैं जो कि आपके रन टाइम पे डायनामिकली काम आते हैं। सो ये मेजर एंड कॉलम के बीच में डिफरेंस होता है। अगर यहाँ पे एक समरी की तरह मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, तो कॉलम्स आपका यहाँ पे स्टैटिक डेटा होता है जो कि डेटा मॉडल के अंदर चलता है। डेटा मॉडल के अंदर अगर और डेटा होगा तो यस, आपका कॉलम भी अपडेट होता रहेगा, बट आपकी मेमोरी भी यहाँ पे बढ़ती रहेगी। वाइल एट द सेम टाइम अगर आपको डेटा पे कुछ ऐसे एनालिसिस लगाने हैं कि उनका यहाँ पे सम निकालना है, काउंट निकालना है, एवरेज निकालना है, एंड सिर्फ इतनी सी एक सिंगल वैल्यू आपको यहाँ पे चाहिए, यानी कि एक सिंगल ब्लॉक के अंदर आपको वैल्यू चाहिए, तो उस केस में हम मेजर्स का यूज कर सकते हैं। जब भी हम किसी डेटा पे वर्क करते हैं और उसके बेसिस पे हमें कोई नया कॉलम क्रिएट करना होता है, कोई नया एनालिसिस लगाना होता है, तो हम नया कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करते हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे कैसे हम डेक्स का यूज करते हुए कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। So hello everyone and a very warm welcome to WS Cube Tech. My name is Ayushi Jain and आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे steps to create calculated columns in Power BI. So guys, calculated columns क्रिएट करना Power BI में काफ़ी ईजी है। हमने पहले भी इन्हें क्रिएट किया है बट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स। अब आज हम इसका टैग्स का यूज करते हुए इन्हें क्रिएट करेंगे। कैसे इन्हें क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे Power BI ओपन कर लेती हूँ एंड हम चलते हैं डेटा वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी टेबल्स ऑलरेडी है। एक चीज़ का हम यहाँ पे ध्यान रखें कि व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर एक टाइप का डेटा, तो आप उसी टाइप के डेटा पे बात करें। जैसे कि अगर आप पिछले कुछ सेशंस में देखेंगे कि आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के डेटा मंगाए थे। टाइप्स का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि कोई जोमेटो का डेटा था, कोई अमेजोन का डेटा था, कोई यहाँ पे स्टार्टअप कैफे है। बेसिकली जब आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे तो आपके पास ऑब्वियसली एक ही कंपनी का सारा तरीके का डेटा होगा। हम यहाँ पे अलग अलग वेराइटी ऑफ डेटा अलग अलग कंपनीज का नहीं लेके आ सकते हैं, बट जस्ट टू एक्सप्लेन यू मैंने यहाँ पे ये यूज किया है। बाकी अगर हम यहाँ पे चलें बात करते हैं यहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट करने की। यहाँ पे अलग अलग टेबल्स है मेरे पास। फिलहाल को मैं यहाँ पे ऑर्डर पेमेंट वाली टेबल में चलती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास पेमेंट वैल्यू है। अब कैलकुलेटेड कॉलम्स का मतलब यहाँ पे होता है कि आपको एक नया कॉलम क्रिएट करना है जिसके अंदर कुछ कैलकुलेटेड वैल्यू हो। अब ये कैलकुलेशन किसी भी बेसिस पे हो सकती है। ऑल्सो ये जो कैलकुलेटेड कॉलम होता है इसके अंदर रो बाय रो डेटा जाता है, यानी कि हर रो का डेटा जाता है। तो रो बाय रो डेटा जाने का मतलब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कहाँ पे हमें कॉलम्स का यूज करना चाहिए, कहाँ पे मेजर्स का। जैसे कि हमने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर कि डिफरेंस क्या होता है कॉलम्स एंड मेजर्स के बीच में। इस वीडियो में थोड़ा सा और अच्छे से ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट करती हूँ। कैलकुलेटेड कॉलम मुझे किस तरह से क्रिएट करना है कि जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगी एंड न्यू कॉलम पे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ कि हमें यहाँ पे नया कॉलम क्रिएट करना है। यहाँ पे कॉलम क्रिएट हो जाएगा। अब इस कॉलम के अंदर मुझे यहाँ पे कुछ फंक्शंस लगाने हैं, कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। ये हम पहले भी कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स। पावर बीआई में एक ही चीज को करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। यहाँ पे हम डैक्स का यूज करने वाले हैं। सबसे पहले इस कॉलम को यहाँ पे आप सिंटेक्स पे मत जाना, सिंटेक्स पे हम आगे जाके अच्छे से वर्क करने वाले हैं। अभी सिर्फ समझते हैं कि कैलकुलेटेड कॉलम्स को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे मैं इसका नाम ले लेती हूँ, जैसे कि ये पेमेंट वैल्यू है तो पेमेंट डेटा में भी। पेमेंट डेटा इज इक्वल्स टू, अब मुझे यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट लगाना है। मैं यहाँ पे इफ का यूज करूंगी। अगेन मैं बोल रही हूँ सिंटेक्स पे मत जाइए, जस्ट हम समझते हैं कि हमें यहाँ पे बेसिकली करना क्या है। हमारी टेबल का नाम है यहाँ पे ओ लिस्ट ऑर्डर पेमेंट्स। हम यहाँ पे लेते हैं ओ लिस्ट ऑर्डर पेमेंट्स और इसके अंदर हम किस पर्टिकुलर कॉलम के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। पेमेंट वैल्यू के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। पेमेंट वैल्यू में हम यहाँ पे चलते हैं कि अगर पेमेंट वैल्यू
इज ग्रेटर देन लेट्स से 100, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे लिखेंगे हाई प्राइस, एल्स हम यहाँ पे लिखेंगे लो प्राइस। और इसे मैं यहाँ पे क्लोज करके एंटर मारती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एंटर मारूंगी तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक नई कैलकुलेटेड कॉलम आ गई है, जिसका यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है कि अगर 51.95 है जो कि हमारी 100 से कम वैल्यू है, तो उस केस में यहाँ पे लो प्राइस आ रहा है, एल्स हमारे पास हायर वैल्यू देन 100 पे हाई प्राइस आ रहा है। सो ये बेसिकली हमारी कैलकुलेटेड कॉलम्स हो गए जो कि हमारे पर रो पे वर्क कर रहे हैं। अब सपोज मुझे यहाँ पे जो पूरा जो पेमेंट वैल्यू है इसका सम निकालना है, सम मुझे यहाँ पे सामने की तरफ रखना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना सा करूंगी कि एक और चलो यहाँ पे एक कॉलम ही क्रिएट कर लेते हैं। सो न्यू कॉलम एंड पेमेंट सम, इसका नाम यहाँ पे रख लेते हैं हम। पेमेंट सम इज इक्वल्स टू, सम निकालना है हमें यहाँ पे। सम किसका निकालना है हमें? इसी डेटा सेट के अंदर, यानी कि हमारा जो ऑर्डर पेमेंट है, सो ऑर्डर पेमेंट के अंदर हमारा पेमेंट वैल्यू का हमें यहाँ पे सम निकालना है। एंड यहीं पे इसे हम क्लोज कर देते हैं पैरेंथेसिस को, एंड यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगी। जैसे मैं एंटर प्रेस करती हूँ यहाँ पे मेरे पास सम तो निकल गया, बट यहाँ पे पर रो का सम नहीं निकला है मेरे पास। इस पूरे कॉलम का जो सम है वो सारा का सारा इसके सामने आ गया। अब इसके लिए मुझे इतनी सारी मेमोरी की जरूरत नहीं कि एक पूरा कॉलम में यहाँ पे कंज्यूम करूँ। एक बॉक्स के अंदर मेरे पास यहाँ पे एक पूरा टोटल सम हो, तो दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट फॉर मी। तो इसी केस में हम मेजर्स का यूज करते हैं, कि मेजर्स का हम यूजुअली यूज करते हैं जब हमें सम निकालना हो, एवरेज निकालना हो, काउंट निकालना हो, इन चीज़ों के लिए, यानी कि टोटल जो हमें यहाँ पे वैल्यूज चाहिए होती हैं, तब हम मेजर्स का यूज करते हैं। एल्स हमें नया कॉलम क्रिएट करना है बेस्ड ऑन पर्टिकुलर कंडीशंस, तो उस केस में हम यहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम्स, जैसे कि हमने ये वाला क्रिएट किया है, ये हम क्रिएट करते हैं। सम क्रिएट करते हैं, हमारे पास क्या होगा, हर रो के अंदर हमारे पास सेम वैल्यू हो जाएगी, और वो सेम वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जो टोटल वैल्यू निकल के आ रही है। तो इसलिए हमें यहाँ पे सम का नहीं यूज करना है, इसके लिए हम मेजर्स का यूज करेंगे, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर सीखने वाले हैं। जब भी हम डेटा पे वर्क कर रहे होते हैं, डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर उसकी क्वांटिटी, उसका सम, उसका काउंट, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। जैसे कि अगर किसी भी ऑर्डर की मैं क्वांटिटी की बात करूँ तो टोटल क्वांटिटी कितनी है, एक महीने की, एक साल की, ये सारी चीजें। या फिर अगर हम किसी भी रिपोर्ट पे वर्क कर रहे हैं, किसी भी टेन्योर की वो रिपोर्ट है, उसमें टोटल प्राइस की अगर हम बात करेंगे, कितना प्राइस हमारे पास हर चीज का आया है। अगर हम पूरे टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स की बात करें, उनके काउंट की बात करें, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यही सारी चीजें हमारे मेजर्स के अंदर आती हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कौन कौन से मेजर्स हमारे पास होते हैं एंड कैसे हम मेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप बनना चाहते हैं एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और सीखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स, तो आप अभी दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे हर बैच के साथ आपको मिलती है 2 डेमो क्लासेस फॉर फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मेजर्स को समझते हैं कि मेजर्स हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद कौन कौन से टाइप के हमारे पास मेजर्स होते हैं। सो मेजर्स, जैसे कि अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब भी हमारे पास किसी भी चीज का टोटल निकलता है, काउंट निकलता है, इस टाइप की वैल्यूज हमारे पास निकलती हैं, देन दैट इज मेजर्स। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल लास्ट सेशन के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कैसे हम कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। जब हमने पेमेंट का सम निकालने को ट्राई किया था, तो हमारे पास कुछ इस तरह से एक कॉलम क्रिएट होकर आ गया था, जिसके अंदर हमारे पास सारा यहाँ पे वैल्यू थी। यहाँ पे बेसिकली हम मेजर्स का यूज नहीं करते हैं, हम मेजर्स का यूज करते हैं जहाँ पे हम डेटा को एनालाइज करके हमारी रिपोर्ट, विजुअल रिपोर्ट जब क्रिएट करते हैं। सो मेजरली यहाँ पे मेजर्स का यूज आता है। अब उसके बाद किस तरह से इसका यूज आता है, किस तरह से ये क्रिएट हो जाते हैं। वैसे तो काफी केसेस एंड सिनेरियोज में ये खुद क्रिएट हो जाते हैं, खुद कैलकुलेट हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी नेम ले रखा है। अगर मैं यहीं पे बात करूं कि कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी है, उसकी प्राइस यहाँ पे क्या है, इसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह से एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा, जिसके अंदर हमारे पास सम ऑफ प्राइस ऑटोमेटिकली, यहाँ पे ऑलरेडी सिर्फ प्राइस था। अगर आप टेबल में भी जाके देखोगे तो सिर्फ वहां पे प्राइस होगा, बट यहाँ पे हमारे पास क्या क्रिएट हो चुका है, सम ऑफ प्राइसेस क्रिएट हो चुका है बेस्ड ऑन डिफरेंट कैटेगरीज। तो हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ प्राइस। अब ये सम ऑफ प्राइस यहाँ पे क्या है, ये मेजर है। मेजर यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला मेजर होता है इम्प्लिसिट मेजर, जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है। दूसरा होता है एक्सप्लिसिट मेजर। एक्सप्लिसिट मेजर एंड इम्प्लिसिट में मेजर में डिफरेंस ये होता है कि जैसे ये इम्प्लिसिट मेजर है, अब ये यहाँ पे सिर्फ मेरे पास सम के तौर पे आ गया है,
इसका मैं कहीं और यूज़ नहीं कर सकती हूँ। अगर मुझे यहाँ पे किसी भी टेबल्स के अंदर इसका यूज़ करना है, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ये इम्प्लिसिट मेजर्स है, यहीं पे ही क्रिएट हो गया है। एंड अगर मैं एक्सप्लिसिट मेजर की बात करूँ तो एक्सप्लिसिट मेजर आपको जहाँ पे भी क्रिएट करना हो, सपोज आपको इधर इस टेबल में क्रिएट करना है, तो हम यहीं पे ही राइट क्लिक करेंगे, न्यू मेजर हम यहाँ पे लिखेंगे। न्यू मेजर पे जैसे आप क्लिक करोगे, अगेन आपके पास यहाँ पे डेक्स का फॉर्मूला लिखने के लिए एक यहाँ पे मेजर क्रिएट हो गया। मेजर का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि सम करके हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं सम प्राइस, क्योंकि सम ऑफ प्राइस आई गेस हमारे पास ऑलरेडी है, सो सम प्राइस करके हम यहाँ पे लेते हैं सम प्राइस इज इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे सम निकालना है, तो हम यहाँ पे सम लेते हैं। किस टेबल के अंदर है, बेसिकली हमारे पास ऑर्डर आइटम्स डेटा सेट, तो ऑर्डर आइटम्स डेटा सेट के अंदर हम जाएंगे एंड इसमें हमारे पास प्राइस नाम का हमारे पास एक कॉलम है। इसको मैं यहाँ पे क्लोज करके एंटर प्रेस करती हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास सम प्राइस करके भी आ गया है। इसको भी अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ तो एज इट इज जो हमारे पास पहले से ही कॉलम है वैसी की वैसी ही कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो गई है। बट यहाँ पे इसका फायदा क्या हो गया है, एक नया यहाँ पे मेजर हमारे पास आ गया है, यानी कि इसको मैं कहीं और भी यूज करना चाहूँ थ्रू आउट द टेबल, थ्रू आउट डिफरेंट टेबल्स जो कि मेरे पास यहाँ पर है, मैं कहीं पे भी इसको यूज करना चाहूँ मैं यूज कर सकती हूँ। सो गाइज ये डिफरेंस है बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मेजर्स के। इम्प्लिसिट मेजर्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी ये चीजें क्रिएट होके मिली हुई रहती है कि हमारे पास जैसे यहाँ पे सम आ चुका है, फ्राइड वैल्यू का यहाँ पे सम है, ऑर्डर आइटम्स का यहाँ पे सम है, प्राइस का यहाँ पे सम है, सो ये ऑलरेडी क्रिएटेड है हमारे पास, बट इनको कहीं और यूज नहीं कर सकते। बट वहीं एट द सेम टाइम एक्सप्लिसिट मेजर हमारे काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू WS क्यूब टेक। माय नेम इज आयुषी जैन एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट डैक्स सिंटेक्स। सो गाइस डैक्स का हमने सिंटेक्स लास्ट सेशन के अंदर भी देखा था कि हम अलग सिंटेक्स का यूज कर रहे थे, जैसे कि हमें सम निकालना था या कंडीशनल स्टेटमेंट अगर हमें लगाना था, तो उस तरह से हम डैक्स के एक्सप्रेशंस का यूज कर रहे थे, उसके सिंटेक्स का यूज कर रहे थे। आज के इस वीडियो के अंदर समझते हैं कि कैसे हम इस सिंटेक्स को समझ सकते हैं, कैसे ये सिंटेक्स दिखता है, क्या क्या इसके अंदर चीजें होती है। सो वो फर्दर हम आज के इस सेशन के अंदर बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो हमारे पास यहाँ पे होती है वो होता है हमारे पास यहाँ पे कॉलम नेम। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी कॉलम नेम यहाँ पे क्रिएट करना हो, जैसे कि आपको मेजर्स के लिए क्रिएट करना हो, जब भी आपको मेजर्स के लिए क्रिएट करना हो आप सम प्राइस यहाँ पे लिख सकते हो, सम काउंट यहाँ पे लिख सकते हो, सम क्वांटिटी यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर जब भी आपको सिंटेक्स लिखना हो, डैक्स का सिंटेक्स लिखना हो, किसी टेबल के लिए लिखना हो, तो उस केस में आप ये जरूर ध्यान रखें कि उस टेबल का नाम आगे लिख लें। मतलब ये जरूरी नहीं होता है, बट रेफरेंस लेने के लिए काफी अच्छा होता है कि आपने किस टेबल से ये रेफरेंस लिया है। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है वो होता है कॉलम नेम। कॉलम नेम में आप कुछ भी चीज यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है नेक्स्ट चीज फंक्शन की। कॉलम नेम को हम इक्वल टू लिखते हैं कि कॉलम नेम के अंदर अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। सो नेक्स्ट चीज यहाँ पे आता है फंक्शन। फंक्शन जैसे कि सम, काउंट, एवरेज, इस तरह के काफी सारे हमारे पास फंक्शंस होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। जो भी हमें बेस्ड ऑन हमारे एनालिसिस निकालना होता है, अगर हमें एक प्रोडक्ट का सम निकालना है, काउंट लगाना है, उस पर कंडीशनल स्टेटमेंट लगाना है, देन ये सारी चीजों के लिए हम फंक्शंस का यूज करते हैं। तो बेसिकली ये हमारे फंक्शंस होते हैं। फर्दर आगे आने वाले सेशंस के अंदर हम अच्छे से कवर करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के हमारे फंक्शंस होते हैं। एंड वंस हमने यहाँ पे सम लिखा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है यहाँ पे टेबल नेम की कौन सी टेबल नेम के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर्स के अंदर है ये। ऑर्डर्स के अंदर भी टेबल नेम के बाद किस कॉलम की हम बात कर रहे हैं, मान लो हम यहाँ पे ऑर्डर्स के अंदर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। सो कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे सिंटेक्स दिखता है कि सबसे पहली चीज हमारे पास यहाँ पे होती है कॉलम नेम, कि आपको कॉलम का नाम क्या देना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आते हैं, अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, फंक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है टेबल नेम एंड उसके बाद यहाँ पे आता है कॉलम नेम। फर्दर हमारे पास जब कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं तो उसके अंदर और भी चीजें आती हैं, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स आते हैं, नॉट जस्ट कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, बट हमारे पास काफी सारे ऑपरेटर्स भी फर्दर आते हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले सेशंस के अंदर। एक बार मैं प्रैक्टिकली भी आपको यहाँ पे सिंटेक्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि हम अगर यहीं की बात करें, अगर मुझे यहाँ पे कोई भी मेजर क्रिएट करना है, कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है पेमेंट वैल्यू, इसी के जिस तरह से हमने प्राइस क्रिएट करी थी, यहीं पे हम एक न्यू मेजर क्रिएट कर देते हैं। सो न्यू मेजर आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे भी क्रिएट कर सकते हो या फिर यहाँ पे भी आप क्रिएट कर सकते हो। न्यू मेजर लिखते हैं हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहली चीज हमारे पास होती है कॉलम नेम। तो हम यहाँ पे टोटल ऑफ प्राइस ले लेते हैं या सम ऑफ प्राइस भी हम ले सकते हैं।
सम प्राइस के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे सम। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस आते हैं। फंक्शंस में हमारे पास काफी सारे हैं कि जैसे आपको काउंट यहाँ पे लगाना हो, कि अगर आपको यहाँ पे काउंट करनी है वैल्यूज तो हम यहाँ पे काउंट लगा सकते हैं। काउंट लगाने के बाद हमारे पास यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन हो जाएगा और हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि हमें किसका काउंट यहाँ पे निकालना है। सो बेसिकली हमें तो प्राइस निकालना है, बट मैं जस्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये हमारे फंक्शंस हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे ओ लिस्ट के अंदर, यानी कि ओ लिस्ट में ऑर्डर पेमेंट के अंदर हमारे पास है, तो ओ लिस्ट ऑर्डर पेमेंट पे हम चल सकते हैं। एंड ओ लिस्ट ऑर्डर पेमेंट के अंदर हमारे पास जो कॉलम है उसका नाम है आई गेस पेमेंट वैल्यू। तो ये कॉलम हम एग्जैक्टली यहाँ से उठा लेंगे एंड इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ। क्लोज करते ही एंटर दबाते हैं, हमारे पास जैसे कि पहले क्रिएट हुआ था एक इसका सम यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ है, इस वजह से ये वापस से रीनेम हो रहा है। बट एज ऑफ नाउ सिर्फ इतना सा समझते हैं यहाँ पे कि सम प्राइस के अंदर हमने सबसे पहले यहाँ पे कॉलम नेम लिया है, देन उसके बाद यहाँ पे फंक्शन लेना है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे टेबल का नाम मेंशन करना है। जब भी हम किसी डेटा पे वर्क करते हैं तो डेटा के अंदर काफी सारी फंक्शनैलिटीज होती है। जैसे कि अगर डेट टाइम का डेटा है तो हम उससे काफी सारी चीजें एनालाइज करके निकाल सकते हैं, कि जैसे सपोज ईयर गिवन है तो करंट डेट से निकाल के उसकी एज निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर डेट है उससे हमें ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरह से अगर कोई यहाँ पे वीकडे निकालना है, वीकडे का नंबर निकालना है, ऐसी काफी सारी चीजें अगर निकालनी है तो वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फंक्शंस दैट आर देयर इन डेक्स। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं डेक्स के अंदर। सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू WS क्यूब टेक। माय नेम इज आयुषी जैन एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंट फंक्शंस दैट आर देयर इन डेक्स। सो गाइस, DAX जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, DAX होता है हमारा डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि हमारे पास एक सिंटेक्स था। सिंटेक्स में हमारे पास सबसे पहले कॉलम का नेम था, फिर इज इक्वल टू के बाद हमारे पास एक फंक्शन था, चाहे हमें सम लगाना हो, काउंट लगाना हो या कंडीशनल स्टेटमेंट लगाना हो इफ की तरह, तो उसके लिए हम डिफरेंट फंक्शंस का यूज करते हैं। अब ये फंक्शंस जो है वो पावर BI के अंदर ब्रॉडली कैटेगराइज है डिफरेंट टाइप्स के अंदर। सबसे पहला फंक्शन है यहाँ पे डेट एंड टाइम फंक्शन, जहाँ पे हम डेट पे काम करते हैं। डेट में भी अगर आज की अगर हम बात करें तो नाउ से हम इसको डिनोट करते हैं। ईयर अगर हमें चाहिए तो हम ईयर इस तरह से लेते हैं। वैसे काफी सारी चीजें होती है, वीकडे होता है, वीकडे का नंबर होता है, तो ऐसे काफी सारे इसके अंदर फंक्शंस होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं टेक्स्ट फंक्शंस। टेक्स्ट फंक्शंस में हमारे पास जैसे कि टेक्स्ट के अंदर अब जो भी चीजें होती है कि टेक्स्ट को कैपिटलाइज करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है, या फिर टेक्स्ट को कॉन्कैटिनेट करना है, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे होता है टेक्स्ट फंक्शंस। नेक्स्ट फंक्शंस होते हैं हमारे इन्फॉर्मेटिव फंक्शंस। हमारे पास हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं डेटा टाइप का, जैसे कि कोई टेक्स्ट है या नहीं है, कोई इवन है, ऑड है, या फिर अगर हमारे पास कोई मिसिंग डेटा होता है तो उसके लिए भी हम इन्फॉर्मेशन फंक्शंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है फिल्टर फंक्शंस। फिल्टर फंक्शंस जैसे कि फिल्टर, अब यहाँ पे खुद ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डेटा को फिल्टर करके लेके आएगा। फिल्टर किसके बेसिस पे? कंडीशन के बेसिस पे। तो वैसे हमारे पास फिल्टर फंक्शंस होते हैं, फिल्टर एंड कैलकुलेट टेबल, इस तरह के कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब कि आपके पास कोई डेटा है, उसमें से आपको एक यहाँ पे एक होल, एक मास निकाल के लेके आना है, जैसे कि सम निकाल के लेके आना है, किसी का काउंट निकाल के लेके आना है, एवरेज निकाल के लेके आना है, टोटल। तो ये सारी चीजें अगर आपको निकालनी है तो इसके लिए हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इन सब के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं एग्रीगेशन फंक्शंस का। टाइम इंटेलिजेंस हमारे पास अनदर एक फंक्शन होता है जो कि टाइम बेस्ड डेटा के ऊपर वर्क करता है। मूविंग अहेड और कुछ फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि लॉजिकल फंक्शन जैसे कि हमारे पास इफ हो गया, स्विच हो गया। लुकअप फंक्शंस होते हैं जो कि हमारी जो कि रिलेटेड टेबल के ऊपर वैल्यूज जो होती है उन पे वर्क करते हैं। मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे कि एब्सोल्यूट एंड साइन, कॉस, टैन, इस तरह के हमारे पास फंक्शंस होते हैं। स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, जिसके अंदर हम डेटा के अंदर स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हैं, जैसे कि परसेंटाइल अगर आपको निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको निकालना है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल फंक्शन जो कि आपको फाइनेंशियल कैलकुलेशंस कंप्यूट करने में काम आते हैं। एंड लास्टली हमारे पास कुछ और फंक्शंस हैं जिनकी कोई कैटेगरी नहीं है, बट हाँ उनको हम यहाँ पे फंक्शंस में ही डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि नाउ हो गया, गुड हो गया।
जब भी हम डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं तो उसके अंदर डेट एंड टाइम बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर मैं अमेज़न की बात करूँ तो कोई भी प्रोडक्ट अगर ऑर्डर हो रहा है तो साल के किस मंथ में कैसा प्रोडक्ट ज़्यादा ऑर्डर हो रहा है, और अगर मंथ की भी हम बात करें तो किस डेट पे प्रोडक्ट ज़्यादा ऑर्डर हो रहे हैं, किस ड्यूरेशन किस टाइम पे प्रोडक्ट ज़्यादा ऑर्डर हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है व्हेन यू आर एनालाइजिंग अ डेटा। सेम गोज़ इन डिफरेंट सेक्टर्स कि अगर आप ज़ोमैटो की बात कर ले तो किस टाइम पे कोई भी बंदा खाना ऑर्डर कर रहा है, साल के किस टाइम में वो किस टाइप के खाना ज़्यादा ऑर्डर कर रहा है, किस टाइम पे कर रहा है, दिन के किस टाइम में एक्चुअली वो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब आप किसी डेटा के साथ डील कर रहे होते हैं। सो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैसे हम डेक्स के अंदर डेट एंड टाइम फंक्शंस के साथ वर्क कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू WS क्यूब टेक। माय नेम इज आयुषी जैन एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट डेट टाइम फंक्शन इन डेक्स। सो गाइस, इसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे पावर बीआई ओपन कर लेते हैं। पावर बीआई में हम डेटा सेक्शन में चलते हैं। ऑलरेडी हम काफी टेबल्स पे वर्क कर चुके हैं। हमने डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं, डिफरेंट टूल्स देखे हैं, हमने रिलेशनशिप्स को मैनेज करना देखा है, एडिट करना देखा है। अब यहाँ पे हम समझते हैं डेक्स के फंक्शन में डेट एंड टाइम किस तरह से वर्क करता है। सो प्रीवियस कुछ वीडियोस के अंदर हमने डेक्स की सिंटेक्स के ऊपर वर्क किया है कि इसका सिंटेक्स किस तरीके का होता है। आज थोड़ा सा डेट टाइम सिंटेक्स पे हम यहाँ पे काम करते हैं। अब मैं यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बर्थ डेट की बात करूँ। सो हमने पहले कुछ डेट टाइम टूल्स का जब हमने यूज किया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेबल्स के अंदर, जब हमें टेबल्स को ट्रांसफॉर्म करना था, तो हमने यहाँ पे एज, मंथ नेम, डे नेम, इस तरह से यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज निकाली थी। तो अगर यही चीज़ अगर हम पावर बीआई के अंदर, वैसे एक ही चीज़ को करने के काफ़ी डिफरेंट मेथड्स, काफ़ी डिफरेंट वेज होते हैं, तो अगर यही चीज़ अगर हमें डैक्स की हेल्प से करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बर्थ डेट की बात करूँ, बर्थ डेट के अंदर से सिर्फ आपको एक ईयर एक्सट्रैक्ट करना है। बस आपको यहाँ पे जो सबकी डेट्स लिखी हुई है यहाँ से आपको ईयर एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो ईयर एक्सट्रैक्ट करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि अगर सबसे पहले तो हम यहाँ पे कॉलम क्रिएट करते हैं, नया कॉलम हमें चाहिए, ठीक है। तो बर्थ डेट हमारे पास ऑलरेडी है। जस्ट लेट्स से इस कॉलम का नाम हम ले लेते हैं बर्थ ईयर। बर्थ ईयर इज इक्वल्स टू, बर्थ ईयर अगर हमें कहाँ से चाहिए, इस बर्थ डेट में से चाहिए। तो बर्थ डेट हमारी कौन सी टेबल के अंदर है, कस्टमर्स डेटा। सो हम यहाँ पे लेने वाले हैं कस्टमर्स डेटा में से हमें चाहिए बर्थ डेट डॉट ईयर। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हम यहाँ से काफी सारी चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे से डेट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे बात करें, आपको डे एक्सट्रैक्ट करना है, आप डे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मंथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मंथ का नंबर अगर आपको निकालना है, सिर्फ आपको लाइक अगस्त चाहिए तो यहाँ पे 08 अगर चाहिए। ओके, अगर आपको क्वार्टर निकालना है, क्वार्टर नंबर निकालना है, यानी ईयर निकालना है, तो हम ईयर भी यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो ईयर के लिए जस्ट हमें ईयर पे क्लिक करना है एंड इसके बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये कॉलम हमारे लिए अपडेट हो जाएगा। इस कॉलम के अंदर हमारे पास बर्थ ईयर आ जाएंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है। सो 1965 हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अंदर है एंड यही एक्सट्रैक्ट होके हमारे पास बर्थ ईयर के अंदर निकल के आ चुका है। सिमिलरली हमने देखा था कि यहाँ पे किस तरह से हम एजेस पे वर्क करते हैं कि अगर हमारे पास एज हमें निकालनी थी तो हमने इजीली यहाँ पे निकाली थी ट्रांसफॉर्मेशन टेबल के अंदर। सेम चीज अगर हमें निकालनी है यूजिंग डैक्स तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो थोड़ा सा इसका फॉर्मेट देखते हैं। सो अगेन यहाँ पे नया कॉलम हम क्रिएट करेंगे एंड एज नाम का ऑलरेडी एक्चुअली मैंने पैरामीटर ले रखा है। लेट्स से इसका नाम हम ले लेते हैं एज 1 मे बी। और एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिया था कि ये एज जो थी ये एक नंबर कम थी, तो अगर एज अप मैं यहाँ पे लेती हूँ, सो इसका नाम हम एज अप लिख लेते हैं। ओके, एज अप इज इक्वल्स टू, अब मुझे यहाँ पे क्या निकालनी है, एज निकालनी है। तो एज हम लगाएंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे चाहिए डेट डिफरेंस, क्योंकि एज कैसे निकलेगी, जैसे कि ये अगर हमारा बर्थ डेट था तो आज की डेट से उस डेट का अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो दैट विल बी डेट डिफरेंस। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि डेट डिफरेंस है हमारे पास। आप यहाँ पे देखेंगे डेट्स के साथ हमारे पास और भी काफी सारी वैल्यूज हैं, डेट्स बिटवीन, डेट्स इन पीरियड, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास काफी सारे फंक्शंस हैं एंड डेट ऐड पे नहीं बल्कि डेट डिफरेंस पे एक्चुअली हमें वर्क करना है। सो डेट डिफरेंस के अंदर आप किस कॉलम पे वर्क करना है, सो कस्टमर्स डेटा के अंदर बर्थ डेट पे हमें वर्क करना है। बर्थ डेट का हमें यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे कि अगर आपको सिर्फ यहाँ पे डेट चाहिए, उस डेट से लेके हमें यहाँ पे क्या चाहिए, आज की डेट। सो टुडे हम यहाँ पे लेंगे टुडे
कॉमा टुडे के साथ हम अब ये किस वैल्यू में आपको निकालनी है, आपको उस दिन से लेके आज तक कितने दिन हुए हैं टोटल वो आपको काउंट करना है, कितने घंटे हुए हैं वो आपको काउंट करना है, कितने मिनट्स कितने मंथ हुए हैं वो आपको काउंट करना है, कितने क्वार्टर्स हुए हैं, क्योंकि हमें एज निकालनी है। तो उस दिन से लेके यानी कि जो जो पर्सन की बर्थ डेट है उससे लेके आज कितने ईयर्स हुए हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे ईयर चूज करेंगे। इसको मैं यहाँ पे क्लोज करती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी तो यहाँ पे हमारे पास एज आ जाएगी। अब आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करोगे कि जब हमने पहले एज निकाली थी तो यहाँ पे 57 आ रही थी और यहाँ पे 58 आ रही है। ये आने का रीजन यहाँ पे इसलिए है क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारे पास जब वैल्यू यहाँ पे एज के अंदर आ रही थी तो वो डेसिमल में आ रही थी और हमने यहाँ पे वैल्यू को डाउन लिया था। डाउन मतलब कि थोड़ा सा, अगर जैसे 56 कोई 56.8 मंथ्स का है यानी कि 56 ईयर्स एंड 8 मंथ्स का है तो हम उसकी एज 56 दिखा रहे थे, बट यहाँ के केस में ये 56 की जगह पे 57 हो जाएगा यानी कि एक बढ़ जाएगा। इस तरह से ये बेसिकली यहाँ पे वर्क करता है। सो गाइज ये थे कुछ एग्जांपल्स ऑफ डेट टाइम फंक्शंस। डेट टाइम फंक्शन से हम काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। आप अलग अलग चीज़ें यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर आपको इसके अंदर से सिर्फ मंथ्स एक्सट्रैक्ट करने हैं आप मंथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपको इसके अंदर से ईयर एक्सट्रैक्ट करना है ईयर कर सकते हो। आपको डिफरेंस निकालना है टाइम पीरियड का वो आप निकाल सकते हो। टाइम पीरियड का डिफरेंस आपको मिनट्स में चाहिए, आवर्स में चाहिए, सेकेंड्स में चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी डेटा पे वर्क कर रहे होते हो तो उसके अंदर टेक्स्ट के काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि लोअर में है, अपर में है। सपोज आपको कोई वैल्यू ट्रिम करनी है, रिप्लेस करनी है, तो उस केस में हमारे पास पावर बीआई के अंदर टेक्स्ट टूल्स होते हैं जो कि काम आते हैं। सिमिलरली अगर आपको डैक्स के थ्रू ये करना है तो डैक्स के भी हमारे पास टेक्स्ट के काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं पावर बीआई के अंदर। उन्हीं कुछ फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। ऑल्सो अगर आप बनना चाहते हैं एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और सीखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स, तो आप अभी दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे हर बैच के साथ आपको मिलती है 2 डेमो क्लासेस फॉर फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टेक्स्ट फंक्शंस दैट आर देयर इन डेक्स। सो गाइस सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कौन कौन से डेक्स के फंक्शंस होते हैं पावर बीआई के अंदर, और उसके बाद उनके साथ कैसे हम वर्क कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। सो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे फंक्शंस बता देती हूँ कि कौन कौन से टेक्स्ट के फंक्शंस होते हैं, बिकॉज ये डिफरेंशिएट करना कि कौन सा फंक्शन टेक्स्ट का है, कौन सा फंक्शन लॉजिकल है, कौन सा इंफॉर्मेशनल है, या फिर कौन सा हमारा डेट टाइम फंक्शन है, दैट गेट्स अ लिटिल ट्रिकी समटाइम्स। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास फंक्शंस हैं, जैसे कि आपको कंबाइन करना है वैल्यूज को, तो हमारे पास कंबाइन वैल्यू फंक्शन है। कॉनकैटिनेट यानी कि दो अगर आपके पास डिफरेंट कॉलम्स के अंदर वैल्यूज हैं उनको आपको कॉनकैटिनेट करना है, तो उस केस में हमारे पास कॉनकैटिनेट फंक्शन होता है। तो सारे फंक्शंस का मैं नाम नहीं लूंगी, कुछ जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जैसे कि फाइंड फंक्शन, सपोज आपको कोई चीज फाइंड करनी है टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर, फॉर्मेट करना है टेक्स्ट को, देन उसके लिए फॉर्मेट फंक्शन है हमारे पास। मूविंग अहेड, लेफ्ट फंक्शन यहाँ पे क्या करता है कि जैसे आपके पास कोई भी लेंथ ऑफ कोई कॉलम है, कोई कॉलम के अंदर आपके पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे इस तरह से डेटा लिखा हुआ है। आपको स्टार्टिंग के 3 लेटर चाहिए कि मंडे का सिर्फ MON चाहिए या ट्यूसडे का सिर्फ TUE चाहिए, इस तरह से एक कॉलम चाहिए। तो आपको लेफ्ट के कितने कैरेक्टर्स चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ओके, लेंथ अगर आपको निकालनी है तो लेंथ के लिए अगेन LEN नाम का फंक्शन होता है जिससे कि हम लेंथ निकाल सकते हैं। लोअर आपको किसी भी पूरे कॉलम को लोअर में कन्वर्ट करना है, लोअर फंक्शन है। ओके, रिप्लेस, कोई भी आपके पास ऐसी वैल्यू है टेक्स्ट के अंदर जो कि आपको रिप्लेस करनी है कोई दूसरी वैल्यू से, देन उसके लिए हमारे पास रिप्लेस फंक्शन होता है। ऑलराइट, राइट वही काम करता है जो कि लेफ्ट काम करता है। सिमिलरली मूविंग अहेड हमारे पास और भी कुछ फंक्शंस, जैसे कि अगर हमें ट्रिम करना है, वाइट स्पेसेस अगर आ जाते हैं हमारे कॉलम्स के अंदर, उनमें से वाइट स्पेस, वर्ड्स के बीच के वाइट स्पेसेस नहीं बट कुछ अलग अगर हमारे पास हटके वाइट स्पेसेस है उनको अगर ट्रिम करना है तो उसके लिए हम ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं। सिमिलरली जैसे लोअर फंक्शन है वैसे ही हमारे पास अपर फंक्शन भी होता है। तो ये सारे जो है हमारे पास ये कुछ टेक्स्ट के फंक्शंस है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इनको प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं सारे फंक्शंस यूज करके नहीं बताने वाली हूँ, बट आपको कुछ फंक्शंस का यहाँ पे बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि किस तरह से इनको वर्क करते हैं, किस तरह से मेजरली इनका यूज किया जाता है। सो सबसे पहले पावर बीआई में हम चलते हैं। पावर बीआई में जैसे कि आप यहाँ पे रेस्टोरेंट ID देख रहे हो, कंट्री कोड, सिटी एंड बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास यहाँ पे।
तो अगर मैं यहाँ पे रेस्टो आईडी की बात करूँ कि अगर मुझे यहाँ पे जैसे सपोज़ मेरे पास कोई भी एक कॉलम है जिसके अंदर मेरे पास सिंगल डिजिट डेटा, डबल डिजिट डेटा या कुछ इस तरह से हमारे पास डिजिट्स के अंदर डेटा है और अगर आपको यहाँ पे उसे सॉर्ट करना है कि अगर सिंगल डिजिट्स है यानी कि 0 से 9 के बीच में कोई भी नंबर है तो वो 1 डिजिट हो जाए। ओके, उसके लिए 1 लिखा हुआ आ जाए। अगर यहाँ पे अगर हमारे पास कोई 2 डिजिट नंबर है जैसे कि 10 से लेके 99 के बीच का कोई नंबर है, तो वहाँ पे हमारे पास 2 लिखा हुआ आ जाए। तो हमें अगर डिजिट्स काउंट निकालना है रेस्टोरेंट आईडी का, तो व्हिच डज़न्ट मेक सेंस इस केस में, बट जस्ट आपको मैं यहाँ पे फंक्शन लगा के दिखा रही हूँ कि किस तरह से हम लेंथ फंक्शन लगा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बार इसको यहाँ पे बोल देती हूँ, नया कॉलम हमें निकालना है। नया कॉलम हमारा बेसिकली क्या होगा, डिजिट काउंट, या हम यहाँ पे डायरेक्टली भी इस तरह से लिख सकते हैं, डिजिट काउंट ऑफ आईडी, या रेस्टोरेंट आईडी भी इस तरह से लिखते हो, बहुत बड़ा सा नाम हो जाएगा, बट जस्ट मैं यहाँ पे आईडी की तरफ से लिख रही हूँ। इज इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है। हम लेंथ नाम का फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे। लेंथ किसकी निकालनी है, हमें इसी डेटा के अंदर रेस्टोरेंट आईडी की। मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट आईडी लिखूंगी। अभी किसके अंदर है, जोमैटो एशिया अफ्रीका के अंदर है। इसे मैं यहाँ पे चूज करती हूँ रेस्टोरेंट आईडी। अगर हमने यहाँ पे चूज किया है उसके बाद मैं इसे यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी उस केस में हमारे पास इस कॉलम के अंदर यहाँ पे अपडेट हो जाएगा कि डिजिट काउंट यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट में अगर हमारे पास 6 डिजिट है, जो कि हम चेक भी कर सकते हैं, दैट 306531, तो 6 डिजिट है, तो 6 डिजिट्स मेरे पास यहाँ पे आ गए। देन 8, इस तरह से आप किसी भी चीज का यहाँ पे लेंथ निकाल सकते हो। ये हमारे पास एक मेथड है टेक्स्ट टूल्स का यूज करने का। अगेन अगर मैं जैसे कि यहाँ पे नहीं बट कोई दूसरी टेबल की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर्स डेटा में हम चलते हैं। कस्टमर डेटा के अंदर हमारे पास था कि जैसे कि हमने निकाला था यहाँ पे थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये था हमारे पास। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट एंड राइट का यूज किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक मैं नया कॉलम क्रिएट कर लेती हूँ। वंस हमने नया कॉलम निकाला, हम यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं शॉर्ट डे में भी। शॉर्ट डे इज इक्वल्स टू क्या होगा, हमें लेफ्ट का यूज करना है। लेफ्ट का यूज करेंगे, किसके ऊपर यूज करना है वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। हमें ये लगाना है एक्चुअली हमारे डे नेम के ऊपर, ठीक है। डे नेम कस्टमर डेटा के अंदर है। ओके, कॉमा लगा के इसके स्टार्टिंग के कितने कैरेक्टर्स हमें यहाँ पे पास करने हैं, 3 कैरेक्टर्स हमें चाहिए। एंड जैसे मैं यहाँ पे एंटर कराती हूँ इसे, तो ये थोड़ा सा वर्क करेगा इसके ऊपर। एंड आप देखेंगे कि शॉर्ट डे मेरे पास आ गया है, एंड थर्सडे का THU आ गया है, वेडनेसडे के लिए वेड आ गया है, फ्राइडे के लिए FRI आ गया है, ट्यूसडे के लिए TUE आ गया है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 लेटर्स हमारे पास आ गए हैं। देन सेम गोज फॉर अगस्त, अप्रैल, मार्च। अगर आपको मंथ वाइज भी ये चाहिए कि आपको 3 ही डेटा चाहिए, तो वो भी यहाँ पे इजिली वर्क कर सकता है। अगर आपको किसी भी चीज को लोअर केस में कन्वर्ट कराना है, जैसे कि यहाँ पे सारी चीजें अभी हमारे पास अपर केस में है, इसी को ही अगर हमें लोअर में कन्वर्ट कराना होता तो हम यहाँ पे आगे की तरफ इसे लोअर में पास कर देते। एंड इससे भी मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस में क्लोज कर देती हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे T है, जो है ये अपर केस के अंदर है। जैसे मैं यहाँ पे इसे एंटर प्रेस करूंगी, अगेन ये इसे पूरा प्रोसेस करेगा। एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारे पास अब ये लोअर केसेस के अंदर आ गए हैं, एंड सेम गोज फॉर अपर केसेस एज वेल। बेसिकली इस तरह से हमारे टेक्स्ट टूल्स यहाँ पे वर्क करते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट टूल लिखना है, कौन सा टूल आप यहाँ पे यूज करने वाले हो, कौन से फंक्शंस बेसिकली आप यूज करने वाले हो। टूल्स हमने ऑलरेडी यूज करे थे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, ये हमारे फंक्शंस हैं। फंक्शंस आप किस तरह से यूज करने वाले हो, कौन सा यूज कर रहे हो, वो यहाँ पे डिपेंड करता है। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कौन कौन से टेक्स्ट फंक्शंस हमारे पास होते हैं। उनका यूज भी यहाँ पे बहुत सिंपल सा है एंड काफी इफेक्टिव भी है अगर आपको चीजें यहाँ पे ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल कॉनकैटिनेट था, अब कॉनकैटिनेट के लिए आप यहाँ पे एंड फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे प्रीफिक्स है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मिस्टर एंड मिसेस लिखा हो, अगर इन केस मिसेस व्हाटएवर, तो अगर आपको प्रीफिक्स और फर्स्ट नेम को ऐड करके एक कॉलम बनाना है तो हम वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए अगेन मैं यहाँ पे न्यू कॉलम यहाँ पे लगाऊंगी, फुल नेम यहाँ पे ले लेते हैं। एंड एक्चुअली हमने पहले भी किया था फुल नेम वाली चीज, बट ओके। फुल नेम हम यहाँ पे ले लेते हैं। दैट फुल नेम इज इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे क्या करना है, ज्वाइन करना है। किस किस को ज्वाइन करना है, हम यहाँ पे कस्टमर्स डेटा के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास है प्रीफिक्स। कस्टमर डेटा का प्रीफिक्स एंड मैं यहाँ पे यूज करूंगी। ओके, चाहे तो इसको हम यहाँ पे पैरेंथेसिस में ऐड कर सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास फर्स्ट नेम है, सो फर्स्ट नेम हम यहाँ पे ले लेते हैं, एंड हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करने के लिए ले रहे हैं। डबल एंड हम यहाँ पे एंड ऑपरेशन की तरह लगाते हैं, जैसे कि हमारे पास एंड ऑपरेशन होता है दो कंडीशंस को चेक करने के लिए, वो आगे आने वाले सेशंस के अंदर हम देखेंगे। सिर्फ सिंगल एंड अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं देन दैट इज फॉर कॉन्कैटिनेट। ओके, एंड लास्टली लास्ट नेम अगर हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं, सो लास्ट नेम मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एंड इसको एनक्लोज करते हैं। इसको मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास नेम्स आ चुके हैं। सो हम इजिली इस तरह से यहाँ पे इसे कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। ऑल्सो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे स्पेसेस नहीं आए हैं बीच में। सो स्पेसेस ना आने के लिए हम यहाँ पे एक और एंड इनके बीच में लगाते हैं। यहाँ पे भी एक स्पेस देके एंड देती हूँ और इनके बीच में हम लगाते हैं यहाँ पे डबल कोट्स जिसके अंदर स्पेस हो। यहाँ पे भी डबल कोट्स जिसके अंदर हमारे पास स्पेस हो एंड वापस से इसे एक बार एंटर प्रेस करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, आई गेस दिस टाइम इन तीनों के बीच में हमारे पास स्पेस आ जाएगी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे स्पेसेस आ चुकी है एंड जैसे मिस्टर रुबिन कपूर यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे स्पेसेस हमारे पास आ गई हैं। पावर बीआई के अंदर अगर हमें किसी भी कॉलम को लॉजिकली फिल्टर करके लेके आना था तो उसके लिए हम लॉजिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल टूल्स का यूज कर रहे थे। बट आज के सेशन के अंदर हम जानेंगे कि अगर डेक्स के थ्रू हमें लॉजिकल फंक्शंस का यूज करते हुए कोई डेटा फिल्टर करके लेके आना है एक नए कॉलम के अंदर, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू WS क्यूब टेक। माय नेम इज आयुषी जैन एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट लॉजिकल फंक्शंस दैट आर देयर इन पावर बीआई। सो गाइस, सबसे पहले तो देखते हैं कि कौन कौन से लॉजिकल फंक्शंस हमारे पास होते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे आप कंडीशन देख रहे हैं दैट इज इफ कंडीशन। इफ कंडीशन कोई भी गिवन कंडीशन के ऊपर ट्रू एंड फॉल्स में यहाँ पे कोई भी चीज निकालता है। जैसे कि अगर कोई भी आपका डेटा है, डेटा के अंदर आपने अगर कोई भी आपको ऐसे निकालना है कि अगर उसने सिंगल लिख रखा है अपने आप को, देन दैट पर्सन इज लाइक, अगर उसने 1 लिख रखा है कि उसके फैमिली मेंबर में अगर 1 है तो वी कैन राइट कि ही इज अ सिंगल पर्सन। अगर फैमिली मेंबर्स में अगर उसने 2, 3, 4 इस तरह से लिख रखा है दैट इज मल्टीपल। जस्ट मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे इस तरह से इफ कंडीशंस लगा सकते हैं कि हम सिंगल एंड मल्टीपल में डिवाइड कर सकते हैं। इसका ही सिंटेक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले हम इफ लिखते हैं, हमारी कंडीशन लिखते हैं, अगर वो ट्रू है तो क्या आना चाहिए और अगर वो फॉल्स है तो क्या आना चाहिए। सिमिलरली नेक्स्ट है हमारे पास एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन वर्क करता है कि जो भी आपने दोनों कंडीशंस दी है, अगर वो ट्रू है तो आपके पास क्या आउटपुट आना चाहिए, एल्स जो भी आपका थर्ड आउट, मतलब उसके अलावा अगर आपके पास कोई चीज है। एंड का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि दो कंडीशंस जो भी आपने दी हैं वो दोनों ट्रू हो तो यहाँ पे एक आउटपुट हो, या 2 या 3 जो भी आपने कंडीशंस दी है अगर वो सारी सेटिस्फाई हो रही हैं, मतलब सारी की सेटिस्फाई होना यहाँ पे जरूरी है। अगर वो सारी सेटिस्फाइड हो रही हैं तो आपका आउटपुट जो है वो वहां पे दिख जाएगा, एल्स कोई दूसरा आउटपुट जो आपने वहां पे सेट किया हुआ है वो दिख जाएगा। जैसे कि अगर मैं एक वीक के डेज की बात करूं, वीक के डेज के अंदर हमारे पास सैटरडे एंड संडे वीकेंड्स होते हैं एंड बाकी वीकडेज होते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर कंडीशन दूं दैट इफ वीकडे इज इक्वल्स टू सैटरडे एंड वीकडे इज इक्वल्स टू संडे देन इट इज वीकेंड, एल्स इट इज वीकडे। तो उस केस में मेरे पास जो नया कॉलम आएगा उसमें यहाँ पे जहाँ पे भी सैटरडे जहाँ पे भी संडे होगा उस केस में मेरे पास वीकेंड आ जाएगा, एल्स मेरे पास वीकडेज आ जाएंगे। सिमिलरली और होता है, और का मतलब इन दो जो भी आपने कंडीशंस दी उनमें से एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो तो आपका जो भी चीज है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास नॉट है। नॉट हमारा इन सब चीजों का एग्जैक्टली उल्टा देता है। मूविंग अहेड, स्विच है हमारे पास। स्विच में हमारे पास होता है स्विच रिटर्न्स अ वैल्यू बेस्ड ऑन द फर्स्ट ट्रू एक्सप्रेशन। जो भी आपका पहला ट्रू एक्सप्रेशन होता है उसके ऊपर इसका यहाँ पे वैल्यू वेरी करती है। इफ एरर का यहाँ पे मतलब होता है कि जैसे आपने कोई भी एक कॉलम है उसके अंदर अगर कोई भी चीज सही चल रही है, जैसे कि अगर हम डेटा टाइप की बात कर लें या फिर अगर हमें कोई चीज कन्वर्ट करनी होती है, पार्ट्स करनी होती है, तो अगर सही डेट या सही चीज में अगर हमारा वहां पे एक भी कॉलम सही नहीं है तो उस केस में क्या एरर जनरेट हो जाती है। तो अगर वो सही है इफ, तो उस कंडीशन में तो कुछ आए, और अगर एरर कहीं पे उस केस में आने वाली है, यानी कि किसी नए कॉलम जो आप बना रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि एरर आएगी, तो एरर के केस में आपको क्या स्टेटमेंट देना है वो भी आप वहां पे डिफाइन करके लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इफ एरर लिखोगे और आपकी वैल्यू लिखोगे, और वैल्यू इफ एरर, यानी कि अगर सही चल रहा है तब तो आपकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो आती रहेगी,
और अगर एरर आ रहा है तो क्या वैल्यू आनी चाहिए वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। सिमिलरली इफ एनए है कि इफ एनए हमारे पास यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करता है, इफ एनए पहले तो हमारे पास वैल्यू देगा और अगर वो एनए वैल्यू है तो उस केस में यहाँ पे क्या आना चाहिए उस तरह से यहाँ पे वैल्यू देता है। सो गाइज ये थे हमारे कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस। इनमें से एक का मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। जैसे कि हम अगर यहाँ पे पावर बीआई में चलें, पावर बीआई में एक यहाँ पे आप टेबल देखेंगे, टेबल में मेरे पास अगर मैं यहीं पे बात करूँ तो हम बात कर सकते हैं सेल्स ऑर्डर क्वांटिटी की। ऑर्डर क्वांटिटी को एक बार यहाँ पे चेक करते हैं कि इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज हैं 1, 2 और 3 के अंदर। तो अगर मैं चाहती हूँ कि ऑर्डर अगर 1 है तो वहाँ पे सिंगल लिखा हुआ आ जाए, एल्स मल्टीपल लिखा हुआ आ जाए। इस तरह से अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए तो उस केस में मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगा सकती हूँ, जहाँ पे मैं न्यू कॉलम क्रिएट करूंगी। एंड एक्चुअली ये सेल्स 3 टेबल का है तो मैं यहाँ पे ये भी चेक कर सकती हूँ या यहीं पे भी कर सकती हूँ। सेल्स 3 के अंदर भी हम डायरेक्टली काम कर सकते हैं बट यहाँ पे भी कर सकते हैं, नॉट एन इशू। सो इसका नाम हम यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी टेक्स्ट में ले लेते हैं। ठीक है, क्वांटिटी टेक्स्ट में किस तरह से लेंगे कि इफ लगाना है। इफ के बाद मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी कि अगर ये जो सेल्स 3 टेबल का ऑर्डर क्वांटिटी है, ठीक है, यानी कि सेल्स 3 टेबल की जो ऑर्डर क्वांटिटी है, इफ इट इज ग्रेटर देन 1, अगर ये 1 से ज्यादा है तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आएगा मल्टीपल। अब मल्टीपल आपको स्ट्रिंग के अंदर देना है तो मल्टीपल हम यहाँ पे लिख देंगे। एल्स हमारे पास यहाँ पे आ जाए सिंगल। अगेन ये भी हम डबल कोट्स में लिख के इसे हम एनक्लोज कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इफ प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर जो सेल्स 3 नाम की ऑर्डर क्वांटिटी वाला जो कॉलम है, अगर उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है तो मल्टीपल आउटपुट लिखो, अगर 1 से कम है यानी कि 1 या 1 से कम है तो उस केस में आप सिंगल आउटपुट लिखो। तो जैसे मैं इसको एंटर प्रेस करूंगी तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे पास ऑर्डर क्वांटिटी नाम से यहाँ पे कॉलम क्रिएट हो गया है और यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल आ रहा है। मल्टीपल इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 है। चलो एक बार एक काम करते हैं, इसको सॉर्ट कर देती हूँ मैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो ये 1 से स्टार्ट हो जाएगा और 1 से आते आप देखेंगे कि यहाँ पे सिंगल आ गया है। तो 1 के केस में, और अगर इसी को मैं यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दूं तो डिसेंडिंग के केस में यानी कि 3 के केस में, 2 के केस में एंड 3 के केस में ये मल्टीपल दिखाएगा और 1 के केस में ये सिंगल आइटम दिखाएगा। तो मल्टीपल भी आप लिख सकते थे। अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स लिखना है, सिंगल आइटम लिखना है, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, कंप्लीटली आपके ऊपर है। सो बेसिकली इस तरह से हमारी ये चीजें वर्क करती है कि आपको पहले इफ लिखना है, आपको आपके कॉलम को डिफाइन करना है, यहाँ पे आपको ऑपरेटर यूज करना है कि आपको ग्रेटर देन देना है, जो भी आपकी कंडीशन है वो बेसिकली यहाँ पे यूज करनी है। पहला यहाँ पे कि अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो यहाँ पे क्या आउटपुट लिखा हुआ आना चाहिए, एंड दूसरा अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस केस में क्या आउटपुट आना चाहिए। ऑपरेटर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी हम डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसीलिए आज के इस सेशन के अंदर हम गाइस बात करने वाले हैं अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स दैट आर देयर इन पावर बीआई। ऑल्सो अगर आप बनना चाहते हैं एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और सीखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स, तो आप अभी दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे हर बैच के साथ आपको मिलती है 2 डेमो क्लासेस फॉर फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। अबाउट डिफरेंट ऑपरेटर्स दैट वी हैव इन पावर बीआई, जो कि हम डेक्स के फॉर्मूलाज के अंदर लिखते हैं। सो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, जैसे कि यहाँ पे प्लस का सिंबल है, सब्ट्रैक्शन का सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यानी कि अगर आपको डिफरेंट कॉलम्स को ऐड करना है, ऐड का मतलब यहाँ पे ये नहीं हुआ कि उनको कॉन्कैटिनेट करना है, बट उनकी वैल्यूज को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई कराना है, या एक ही कॉलम में किसी नंबर को मल्टीप्लाई कराना है विद सम नंबर, या हर कॉलम या एक ही कॉलम की सारी वैल्यूज में कोई नंबर ऐड करना है, या कोई चीज सब्ट्रैक्ट करनी है, डिवाइड करानी है, उसका परसेंटेज निकालने के लिए कुछ और मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना है, तो उसके लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का काम होता है ट्रू और फॉल्स के अंदर आंसर देना, यानी कि लॉजिकली ये हमारे किसी भी कॉलम पे वर्क करते हैं। जो भी हमने कंडीशन दी है कि अगर वो ग्रेटर देन 3 है तो दैट इज ट्रू, एल्स वो फॉल्स, कुछ भी हमने यहाँ पे वैल्यू दी है तो उस केस में ये ट्रू एंड फॉल्स पे वर्क करते हैं। अगर हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ लिया है तो फिर हम उस केस में यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं जो भी हमें चीज यहाँ पे कॉलम के अंदर चाहिए। बट अगर हम ऑपरेटर्स का डायरेक्टली वर्क कर रहे हैं तो उस केस में हमें यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स के अंदर आंसर मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स लाइक एंड, और एंड नॉट।
एंड और नॉट किस तरह से वर्क करते हैं वो एक्सप्लेन करती हूँ मैं। एंड का मतलब होता है कि आपने जो दोनों कंडीशंस प्रोवाइड करी हैं, अगर वो उस कॉलम के अंदर ट्रू है तो आपका कोई भी आपने जो भी चीज़ वहाँ पे लिखवाई है वो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, एल्स दूसरी चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। और कंडीशन का मतलब होता है, और लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब होता है दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो। एंड नॉट का मतलब होता है कि जो चीज़ ट्रू है वो उसे फॉल्स कर देता है और जो चीज़ फॉल्स है वो उसे ट्रू कर देता है, यानी कि उसके ऊपर अपोजिटली वर्क करता है। सो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉनकैटिनेशन ऑपरेशन, यानी कि अगर आपको 2 कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स में आपको चीज़ों को जॉइन करना है, जैसे कि अगर आपके पास एक कॉलम के अंदर ईयर लिखा हुआ है, एक कॉलम के अंदर डेट लिखी हुई है। ठीक है? डेट में भी सिर्फ़ आपके पास मंथ है, या फिर अगर आपके पास पूरी डेट भी लिखी है, दूसरी कॉलम के अंदर आपके पास वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे लिखा हुआ है, इस तरह से डेटा है और आपको इसको जोड़ के एक ही कॉलम के अंदर लेके आना है, तो उसके लिए आप उसको कॉनकैटिनेट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसी फ़ील्ड है जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लिखा हुआ है, तो उनको जोड़ के आप कॉनकैटिनेट कर सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स को अगर हमें जॉइन करना है, तो उस केस में हम यहाँ पे कॉनकैटिनेट करते हैं। कॉनकैटिनेट के लिए हम एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेफरेंस ऑपरेटर्स। रेफरेंस ऑपरेटर्स हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि जब हमने सिंटैक्स देखा था डैक्स का, तो अगर हम यहाँ पे किसी भी टेबल की बात करें तो कौन से कॉलम को हम डिफाइन कर रहे हैं वो हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में पास किया था। दैट इज अगेन अनदर एग्जांपल ऑफ रेफरेंस ऑपरेटर। सिमिलरली नेक्स्ट इज पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का यूज किया जाता है किसी भी फॉर्मूला को कंट्रोल करने के लिए। उसके अंदर अगर आपको कोई चीज पहले एग्जीक्यूट करानी है तो हम उसे अंदर रखते हैं, उसके बाद कोई चीज उसके ऊपर एक और चीज एग्जीक्यूट करानी है तो उसे बाहर की तरफ रखते हैं। जैसे कि लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर हमने देखा था जब हम सिंटेक्स पे वर्क कर रहे थे कि अगर हमें किसी भी चीज के ऊपर जैसे मैंने लेफ्ट ऑपरेशन लगाया था डेज के ऊपर, एक डेज वाला कॉलम था जिसमें हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे था। एंड उसके अंदर अगर हमें लेफ्ट से स्टार्टिंग की 3 वैल्यू चाहिए तो हमने उस पे लेफ्ट नाम का फंक्शन लगाया था जो कि एक टेक्स्ट फंक्शन था। उसी लेफ्ट को अगर हमें अपर में कन्वर्ट करना है तो बाहर की तरफ हमने अपर का फंक्शन लगाया था। तो बेसिकली ये हमें कंट्रोल करता है, हमारे जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं उनको यहाँ पे कंट्रोल करता है कि पहले क्या चीज़ एग्ज़ीक्यूट होगी, किस ऑर्डर में चीज़ें एग्ज़ीक्यूट होगी। नेक्स्ट है हमारे पास मिसलेनियस ऑपरेटर्स। मिसलेनियस ऑपरेटर्स जैसे कि हमारे पास कॉलन होता है। कॉलन का यूज़ किया जाता है डेट एंड टाइम के अंदर कि अगर डेट एंड टाइम में आपको चीज़ों को सेपरेट करना है देन यू कैन यूज़ कॉलम। एंड लास्टली हमारे पास सेमीकोलन है जो कि स्विच ऑपरेशन के लिए काम आता है। सो गाइस ये थे कुछ ऑपरेटर्स पावर बीआई के जिनको आप यूज कर सकते हो इन फॉर्मूलाज। एंड आई होप आपको इस वीडियो के बाद क्लियर हो गया होगा व्हाट ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स वी हैव इन पावर बीआई। एंड फॉर मोर सच कंटेंट ऑन पावर बीआई स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।